गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार बोर्ड का मॉडल सेट 2023 का जो मॉडल सेट है बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है उसका आधा पढ़े थे। लगभग 50 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का सॉल्व किए थे और इसके बाद फिर हम लोग जो है अब 50 क्वेश्चन से आगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके आगे हम लोग फिर स्क्रीन शेयर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अगले पार्ट पर चलते हैं। फिफ्टी क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिए अगले प्रश्न पर आइए, 51 पे आइए। अंगूर की खेती किससे संबंधित है? तो अंगूर की खेती किससे संबंधित है? तो अंगूर की खेती भूमध्यसागरीय क्षेत्र से संबंधित है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? विटी कल्चर। अंगूर की खेती को अंग्रेजी में विटी कल्चर कहा जाता है। परीक्षा में आएगा विटीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर में किसकी खेती होती है? तो याद रखिएगा, विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहते हैं। और अंगूर की खेती कहाँ होती है? अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जाड़े में वर्षा होती है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जाड़े में वर्षा होती है, इसलिए यहाँ खट्टे रसदार फल काफी होते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में कौन सी कृषि होती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि होती है। और भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र की कृषि की विशेषता यह है कि यहाँ जाड़े में वर्षा होती है और जिसके कारण वहां पर खट्टे रसदार फलों की काफी उत्पादन होता है। खट्टे फल और रसदार फल जैसे कि संतरा, अंगूर, अंजीर, ये सब बहुत ज्यादा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्तन और दहन कृषि किससे संबंधित है? कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना। कृषि, कर्तन और दहन कृषि, आप दिमाग लगाइए। कर्तन और दहन कृषि किससे? काटना और जलाना, काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं इसको। काटो और जलाओ कृषि, कर्तन और दहन कृषि, ये झूम कृषि से संबंधित है। झूम कृषि वह कृषि होती है जिसमें जंगल को जला दिया जाता है, फिर वहां पर खेती की जाती है। बिना खाद की खेती होती है, पुराने ढंग से खेती होती है, आदिवासी लोग खेती करते हैं। और फिर जैसे ही वहां पर फिर उत्पादन कम हो जाता है तो अगले क्षेत्र में जाकर के वहां के जंगल को जलाया जाता है, फिर वहां पर खेती की जाती है। झूम कृषि पर्यावरण के लिए अच्छी चीज नहीं होती है, यह पर्यावरण को नुकसानदेह है। इसलिए झूम कृषि को कर्तन और दहन कृषि कहा जाता है। परीक्षा में जो है बार बार आ रहा है, झूम कृषि पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। कैसे? क्योंकि इसमें जंगलों का नाश होता है। जंगल जलाए जाने से कई तरह के जो मिट्टी के भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी गर्म होकर तब कर जल जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं। इसके अलावा जो जैव विविधता का ह्रास है वो तो होता ही है, जंगल का नाश होता ही है। इसलिए याद रखिएगा, कर्तन और दहन कृषि, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन और दहन कृषि, काटो और जलाओ कृषि भारत में किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि ये भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी वगैरह जो पहाड़ी ढलानों वाले क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, ये सब में झूम कृषि खूब होती है। झारखंड वगैरह में झूम कृषि खूब। इन वृक्षों में से किससे च्युइंगम संबंधित है? इन वृक्षों में से किससे च्युइंगम संबंधित? जेपोटा वृक्ष से च्युइंगम संबंधित है। जेपोटा वृक्ष जो होता है, इससे जो दूध निकलता है, उसको काट, उसके तना पर चीरा लगाने पर वहां से रस निकलता है, दूध निकलता है। और उसी को जो हम लोग कहते हैं ये जो है जपोटा वृक्ष, इसी से जो है च्युइंगम, उसी दूध से च्युइंगम बनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ है? शेफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है ये ग्रेट ब्रिटेन में है। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र ग्रेट ब्रिटेन में है।
पहले 19वीं शताब्दी में ये लोहा इस्पात के लिए बहुत फेमस था, लोहा इस्पात के लिए बहुत प्रसिद्ध था, अभी भी है मगर अभी उतना प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी ये ग्रेट ब्रिटेन में है। जो शेफील्ड जो है वो कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में है। अगले प्रश्न पर आइए। जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जर्मनी का रूर क्षेत्र कोयला के लिए। जर्मनी में दो क्षेत्र है, रूर और सार क्षेत्र। तो रूर क्षेत्र जो है ये कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत में का जो रूर क्षेत्र किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। इसी कोयला के लिए ही, कोयला और अन्य खनिजों के लिए भारत का जो छोटा नागपुर पठार है इसको भी भारत का रूर कहा जाता है। तो रूर कहाँ है? जर्मनी में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए। भारत का जो जो है रूर क्षेत्र जो है, जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, ओरिएंट एक्सप्रेस किसको किसको जोड़ता है? तो ये पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है किसको जोड़ता है? पेरिस को इस्तांबुल से। पेरिस फ्रांस की, फ्रांस में है पेरिस, और इस्तांबुल टर्की में है। इस्तांबुल कहाँ है? टर्की में। तो पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस किसको किसको जोड़ता है? पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। ओरिएंट एक्सप्रेस किसको किसको जोड़ता है? पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो पनामा नहर की लंबाई यहाँ हो जाएगा 72 किलोमीटर। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 72 किलोमीटर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अब आप बताइए। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आप लोग देखे होंगे, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस तरह से जो है ये दक्षिण अमेरिका, यहाँ जो है उत्तर अमेरिका खत्म होता है, फिर यहाँ दक्षिण अमेरिका शुरू होता है। इसी के बीच में जो है ये यहाँ पर पनामा नहर है। ये देख लीजिए, ये पनामा नहर है, इधर अटलांटिक है और इधर जो है ये प्रशांत है, प्रशांत महासागर। यही जो है ये प्रशांत महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर के, इसी के बीच में ये पनामा नहर है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कहाँ क्या है? पनामा नहर है, जो कि 72 किलोमीटर जो है वो लंबाई है। और ये जो है इसको काटा गया है, काट करके जो स्थलीय क्षेत्र को काट करके अटलांटिक को प्रशांत से मिला दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलिए। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर अभी बात कर रहे थे, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पोर्ट सईद कहाँ है? पोर्ट सईद ये भी एक जो है नहर मार्ग है का ही हिस्सा है, स्वेज नहर मार्ग का हिस्सा है। पोर्ट सईद कहाँ पर है? तो पोर्ट सईद मिस्र में होगा। पोर्ट सईद कहाँ है? पोर्ट सईद मिस्र में ही, मिस्र में ही स्वेज नहर मार्ग है। स्वेज नहर मार्ग का जो भूमध्य सागरीय किनारा है, ये बना देते हैं, एक भूमध्य सागर हो गया, और फिर ये लाल सागर हो गया, और इसी के बीच में ये पोर्ट सईद है। ये जो है स्वेज नहर है, ये क्या है? स्वेज नहर। और स्वेज नहर का इस किनारा पर पोर्ट सईद है, और इस किनारा पर पोर्ट स्वेज है, याद रखिएगा। तो पोर्ट सईद कहाँ है? ये पूरा जो इलाका है ये मिस्र का हिस्सा है। ये मिस्र मिस्र जो है उसका हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है। भारत में कब जनसंख्या विस्फोट वह स्थिति होती है जिसमें अचानक बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि उसके लिए संसाधन जुटाना मुश्किल हो जाता है। तो भारत में आजादी के बाद
भारत में आजादी के बाद जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी थी। 1951 से 1981 के बीच में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी थी। इसमें भी 1961 वाला जो इलाका 61 से 71 के बीच में सबसे तेजी से बढ़ी थी। 1961 से 1971 इसके बीच में जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ी थी। और यहाँ तो ऑप्शन में 51 से 81 है, तो हम लोगों को यही बनाना पड़ेगा 51 से 81। जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी थी। जनसंख्या का काफी तेजी से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जनसंख्या का काफी तेजी से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलिए। नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? ये सभी लोगों को पता है, आप लोगों को अब तक पता हो गया। नहर के सहारे रैखिक प्रतिरूप। अब नहर ऐसे जा रहा है, नहर जा रहा है, अब इसमें जो है कैसा बस्ती का प्रतिरूप बनेगा? एक घर वैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इस तरह से लंबाकार नहर के सहारे सहारे या सड़क के सहारे सहारे लोग बस जाते हैं। जब कोई सड़क होती है तो सड़क के सहारे भी लोग लंबाकार में जिधर सड़क जाती है उसके सहारे सहारे बस जाते हैं। नहर के किनारे भी ऊंची जमीन होती है या सड़क के किनारे ऊंची जमीन होती है, तो इसको बोलते हैं रेखीय प्रतिरूप। एक रेखा में प्रतिरूप हमारा गमन करता है। ये एक रेखा में इस साइड में और दोनों साइड, तो नहर के दोनों साइड में जो अधिवास बस जाते हैं वो कैसे होते हैं? रेखीय प्रतिरूप होते हैं। लीनियर पैटर्न इंग्लिश में बोलते हैं इसको, लीनियर पैटर्न, रेखीय प्रतिरूप, पंक्तिनुमा प्रतिरूप भी बोलते हैं। नहर के किनारे और सड़कों के किनारे किस प्रतिरूप के होते हैं? पंक्तिनुमा प्रतिरूप के होते हैं। अगले प्रश्न पर चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 था। 2001 से 2011 के बीच में लिंगानुपात जो है, भारत में लिंगानुपात बढ़ा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। परंतु अगर पूछेगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सिडनी जवाब होगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी, परंतु ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अगले प्रश्न पर चलिए। अदीस अबाबा है, यहाँ अदीस अबाबा के बारे में बताए थे, इथोपिया की राजधानी है। रबड़ किस कृषि से संबंधित है? रबड़ किस कृषि से? रोपण कृषि से संबंधित है। आप लोगों को पता है रोपण कृषि वह कृषि है जिसमें 3 से 5 साल या 10 साल के लिए एक बार ही फसल लगा दी जाती है और उससे 3 से 5 साल, 7 साल, 10 साल या अस्थायी रूप से इसकी फसल ली जाती है। तो रबड़ जो है ये रोपण फसल है। इसके अलावा कौन कौन सा रोपण फसल है? चाय, कॉफी, गन्ना, अनानास, ये सब रोपण फसल है। चाय, कॉफी, गन्ना, अनानास, केला भी रोपण फसल है। तो रोपण फसल ये नहीं होता है कि बहुत सारे लड़के जो है इसमें कंफ्यूज करते हैं कि धान को रोपण फसल मान लेते हैं क्योंकि धान जो है की रोपनी की जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। धान जो है वो रोपण फसल नहीं है, जीवन निर्वाह, गहन जीवन निर्वाह कृषि का उदाहरण है। और रोपण फसल वो फसल होता है जिसमें एक बार फसल बोने के बाद कम से कम 3 से 5 साल तक फसल लिया जाता है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो ग्रेट लेक्स जलमार्ग जो है ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में 5 बड़े झील मिलते हैं जिसको ग्रेट लेक्स कहा जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है और जिसमें से सुपीरियर झील का नाम आपने सुना होगा, मिशिगन का नाम सुना होगा, ह्यूरन का नाम सुना होगा, ईरी और ओंटारियो, ये 5 झील है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, ये पांचों झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर है और ये काफी लाभ पहुंचाता है, इन दोनों देशों को काफी लाभ पहुंचाता है ग्रेट लेक्स। इसको हिंदी में वृहत झील भी कहते हैं। और ग्रेट लेक्स जलमार्ग, इसमें एक जलमार्ग है। पांचों जो झील है वो कनेक्टेड है। ये पांचों झील क्या है? कनेक्टेड है। और जहां कनेक्शन नहीं था वहां कनेक्ट कर दिया गया है, नहर निकाल करके कनेक्ट कर दिया गया है।
और इसी से फिर अंततः सेंट लॉरेंस नदी निकलती है ये झील से होते हुए और अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो इससे काफी फायदेमंद है, इससे एक जलमार्ग का निर्माण हुआ है। दक्षिण अमेरिका में ओपेक का कौन सदस्य है? दक्षिण अमेरिका में ओपेक का सदस्य कौन है? वेनेजुएला है। दक्षिण अमेरिका में ओपेक का सदस्य वेनेजुएला है। ओपेक जो है ये पेट्रोलियम उत्पादक जो देश हैं उसका एक समूह है। तो वेनेजुएला भी दक्षिण अमेरिका में पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, काफी यहाँ पेट्रोलियम होता है, इसलिए वेनेजुएला भी ओपेक का सदस्य बना हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है? इसको देखिए, कौन एक नगरीय समस्या है? निम्नलिखित में से कौन एक नगर में कौन कौन सी मलिन बस्ती की समस्या, स्लम की समस्या होती है, गंदी बस्ती की समस्या होती है, नगर में पेयजल की समस्या होती है, नगर में वायु प्रदूषण की समस्या होती है? तो इसमें जवाब क्या हो जाएगा? इसमें से सभी। इसमें से क्या जवाब हो जाएगा? इसमें से सभी। कौन एक नगरीय समस्या है? तो इसमें से सभी। नगर की ये सारी समस्याएं मिलती है नगर में। अगले प्रश्न पर आई, मेम्फिस किस नदी के किनारे स्थित? मेम्फिस एक औद्योगिक शहर है। मेम्फिस एक औद्योगिक शहर है जो मिसिसिपी के किनारे मिलती है, मिसिसिपी के किनारे स्थित है। और मेम्फिस जो एक बंदरगाह भी है, पोर्ट है, ये समुद्र के किनारे स्थित है। मिसिसिपी के मुहाने पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम मेम्फिस है, और ये एक पत्तन के रूप में कार्य करता है। मेम्फिस क्या करता है? एक पत्तन के रूप में कार्य करता है और मिसिसिपी के मुहाने पर स्थित है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में अवस्थित है। अफ्रीका में दो बड़े मरुस्थल आप लोगों को याद रखना चाहिए नाम। दक्षिण साइड में, दक्षिण अफ्रीका साइड में, दक्षिण अफ्रीका साइड में बोत्सवाना और नामीबिया साइड में जो है ये कालाहारी मरुस्थल है। और उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तरी साइड में स्थित है। और दक्षिण साइड में जो है वो कौन है? ये कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में ही बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं। परीक्षा में आता है बुशमैन जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? बुशमैन, बुशमैन जनजाति के लोग कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? आप लोग जो है पूर्वोत्तर के, खास करके पूर्वोत्तर का जितना भी राज्य है उसकी राजधानी याद रखिएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। और मेघालय जो है ये शिलोंग जो है, शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। और ये जो दिसपुर है आसाम की राजधानी है। अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है। ये सब याद रखिएगा। और फिर अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न पर जो है देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 20 पूछे जाएंगे। 20 में से 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब प्रत्येक उत्तर में जो प्रश्न में 2 अंक होगा। इस तरह से 20 अंक का ये सेक्शन। मानव का प्रकृतिकरण क्या है? मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण का अवधारणा निश्चयवाद से संबंधित है। मानव का प्रकृतिकरण का अवधारणा किससे है? निश्चय। आपको इसमें 2 प्रश्न आएंगे, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। निश्चयवाद में रेडजेल महोदय ने कहा कि प्रकृति काफी शक्तिशाली है और मनुष्य को चाहिए कि वो प्रकृति के अनुरूप रहे, प्रकृति के सीमाओं शक्ति के अंदर में रहे, प्रकृति के आदेशों को माने, और इस तरह से मानव का प्रकृतिकरण यहाँ पर हुआ। जब ब्लास महोदय आए और ब्लास महोदय ने प्रकृति का मानवीकरण किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति शक्तिशाली नहीं है, मनुष्य शक्तिशाली है। मनुष्य के पास बुद्धि है, ज्ञान है और तकनीकी शक्ति है, इसके बल पर वह प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है। अगले प्रश्न पर चलिए, साझा संपत्ति संसाधन क्या है? आप लोग पता होगा कि संसाधन वे होते हैं जो मनुष्य के काम आते हैं, मनुष्य के उपयोग में आते हैं। और इस तरह से साझा संपत्ति संसाधन मतलब
ऐसा संसाधन जो सबों के काम आता हो, सभी उसका उपयोग कर सकते हैं, वो साझा संपत्ति संसाधन कहलाते हैं। साझा संपत्ति संसाधन वह संसाधन है जो जो सार्वजनिक होते हैं, जिस पर सभी का अधिकार होता है, जिसका उपयोग सभी कर सकते हैं, तो उसे हम लोग साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। जैसे कोई बड़ा सा मैदान है, जैसे समुद्र है, नदी है, झील है, ये सब सभी लोगों का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक निजी संसाधन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे साझा संपत्ति संसाधन। भारत में 4 रबी फसलों के नाम बताएं। भारत में लिखिएगा, भारत में 4 रबी फसल के नाम निम्नलिखित हैं। एक दे दीजिएगा गेहूं, दूसरा दे दीजिएगा चना, तीसरा दे दीजिएगा आलू, चौथा दे दीजिएगा सरसों। गेहूं, चना, आलू, सरसों, ये 4 फसल हैं जो जाड़े में उगाए जाते हैं। रबी फसल वे फसल हैं जो जाड़े में उगाए जाते हैं। भारत में लिंगानुपात के 2 कारण बताए। लिंगानुपात घटने के 2 कारण बताए। भारत में लिंगानुपात घटने के 2 कारण निम्नलिखित है। इस तरह से लिखिए, भारत में घटते लिंगानुपात के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर, भारत का सामाजिक सोच, सामाजिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक कारण, जिसमें हम लोग भारत का जो सांस्कृतिक संस्कृति में क्या है कि पुरुषों को महत्व दिया गया है, लड़कों को महत्व दिया है, इसलिए लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए भारत में लिंगानुपात जो है कम पाया जाता है, स्त्रियों की संख्या कम पाई जाती है। दूसरे नंबर पर दीजिएगा स्त्री भ्रूण हत्या। स्त्री भ्रूण हत्या होता है, जो फीमेल भ्रूण है उसे उसको जो है एबॉर्शन कर दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से भारत में, इसलिए भारत में लिंगानुपात जो है घटा हुआ है। मुक्त व्यापार क्या है? मुक्त व्यापार वह व्यापार होता है, मुक्त व्यापार वह व्यापार होता है जिसपे सरकार कम से कम टैक्स लगाती है, जिसको सरकार टैक्स फ्री करती है, तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। जब आप व्यापार करते हैं और आपको जो है लाइसेंस बनाने में बहुत कम, बहुत इजी, बहुत आसानी से आपका लाइसेंस बन जाए, व्यापार करने के लिए लाइसेंस बन जाए और आपको बहुत कम आपसे टैक्स लिया जाए, तब आप जो है व्यापार ज्यादा से ज्यादा करते हैं। और इस तरह से इस स्थिति को हम लोग कहते हैं मुक्त व्यापार। सरकार कम से कम जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, कम से कम जो है प्रतिबंध लगाती है, तो उस व्यापार को हम लोग मुक्त व्यापार कहते हैं। फुटकर व्यापार सेवा क्या है? अब यहाँ देखिए, फुटकर 2 तरह का व्यापार, व्यापार सेवा को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। व्यापार सेवा 2 प्रकार के होते हैं, थोक व्यापार सेवा और फुटकर व्यापार सेवा। थोक व्यापार सेवा में बड़े बड़े पैकेट खुला नहीं होता है, वो बड़े बड़े जो ज्यादा मात्रा में माल लेन देन किया जाता है, और उसमें जो है जो पैकेट्स होते हैं वो खुला हुआ नहीं होता है। जबकि फुटकर व्यापार सेवा मतलब हुआ खुला व्यापार सेवा, जिसमें पैकेट्स खोल करके उसको जो है 1 किलो, आधा किलो इस तरह से बेचा जाता है, तो उसको हम लोग फुटकर व्यापार सेवा कहते हैं। व्यापार सेवा 2 प्रकार के होते हैं, थोक व्यापार सेवा और फुटकर व्यापार सेवा। फुटकर व्यापार सेवा गांव देहात में बहुत ज्यादा प्रचलित है, और अधिकांश जो है जो ग्राहकों को जो सामग्री मिलती है वो फुटकर व्यापार सेवा से ही मिलती है। फुटकर सेवा छोटे दुकानदारों के द्वारा प्रदान किया जाता है। कम पूंजी वाले जो दुकानदार होते हैं वो फुटकर व्यापार सेवा प्रदान करते हैं। जिसको थोड़ी ज्यादा पूंजी होती है तो वो थोक व्यापार सेवा प्रदान करते हैं। ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिख दीजिएगा ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में निम्नलिखित अंतर है। या तो आप बीच में लाइन दे करके इधर एक साइड में ग्रामीण बस्ती, दूसरी साइड में नगरीय बस्ती लिख करके आंसर बना सकते हैं, या फिर पॉइंट वाइज 5 पॉइंट दे देंगे। ग्रामीण बस्ती में जनसंख्या घनत्व तो कम मिलता है, नगरीय बस्ती में जनसंख्या घनत्व तो अधिक मिलता है। ग्रामीण जनसंख्या में वातावरण, ग्रामीण बस्ती में कच्चे मकान ज्यादा होते हैं, नगरीय बस्ती में पक्के मकान ज्यादा होते हैं। ग्रामीण बस्ती के लोग कृषि का कार्य अधिकांशतः प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, नगरीय बस्ती के लोग अधिकांशतः द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप करते हैं, खास करके तृतीयक क्रियाकलाप ज्यादा करते हैं। ग्रामीण बस्ती में वातावरण शुद्ध और शांत और सरल होता है, नगरीय बस्ती में वातावरण
कृत्रिम होता है, प्राकृतिक नहीं होता है और वातावरण अशुद्ध होता है। नगरीय बस्ती में प्रदूषण ज़्यादा होता है, ग्रामीण बस्ती में प्रदूषण कम होता है। ग्रामीण बस्ती के जो लोग होते हैं वो सीधे-साधे सरल होते हैं। नगरीय बस्ती में कृत्रिमता पाई जाती है, वहाँ के लोग थोड़ा चतुर चालाक होते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को आप इसमें दे सकते हैं। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या का आकार कम होता है, नगरीय बस्तियों में जनसंख्या का आकार बहुत ज़्यादा होता है। ग्रामीण बस्ती में खुले वातावरण होते हैं, नगरीय बस्ती में खुले वातावरण नहीं होते। ग्रामीण बस्ती में खुले जगहों की अधिकता होती है और घर जो है दूर-दूर होते हैं। नगरीय बस्तियों में घर दूर-दूर नहीं होते, खुले जगह का अभाव होता है और घर के ऊपर घर, घर के ऊपर 3 मंजिला, 4 मंजिला, 10 मंजिला मकान ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सब चीज़ को हम लोगों को लिखना है। अगले प्रश्न पर चलिए देखिए, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में क्या अंतर है? लघु उद्योग वह उद्योग हैं जिसे हम लोग घर में करते हैं, घर की पूंजी से घर के सदस्यों के द्वारा लघु सॉरी लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जो जिसमें बाहरी पूंजी भी लगाई जाती है और जो है बाहरी श्रमिक भी लगाए जाते हैं। ये कुटीर उद्योग से बड़े होते हैं, जबकि कुटीर उद्योग जो होते हैं, कुटीर मतलब घर, गृह उद्योग बोलते हैं, कॉटन कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। कुटीर उद्योग घर के सदस्यों के द्वारा चलाए जाते हैं और घर में जो कम पूंजी है, कम ही पूंजी से ये चलाए जाते हैं और इसे स्थानीय हाट इसमें जो माल होता है वो स्थानीय हाट में बेचा जाता है। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें घर के सदस्यों के द्वारा ही उद्योग चलाया जाता है और इसमें हथियारों का भी इसका जो है मशीनों का भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। जैसे टोकरी उद्योग वगैरह हो गया, मिट्टी का बर्तन उद्योग हो गया, जबकि लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कुटीर उद्योग से बड़े होते हैं और बृहद उद्योग से छोटे होते हैं और इसमें जो है बाहरी पूंजी भी लगाई जाती है और बाहरी श्रमिकों का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका माल दूर-दूर तक भी भेजा जाता है। और जैसे बिस्किट उद्योग वगैरह लघु उद्योग के उदाहरण हुआ, सरसों तेल उद्योग वगैरह ये सब लघु उद्योग के उदाहरण हुए। अगले प्रश्न पे चलते, मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखे। मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्र निम्नलिखित है, जनसंख्या भूगोल, बस्ती भूगोल, कृषि भूगोल आदि सब लिख सकते हैं। पत्तन और पोताश्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए। पत्तन और पोताश्रय में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर है एक पत्तन। पत्तन वह स्थान होता है जहाँ हम लोग पानी जहाज के माध्यम से, बड़े-बड़े जहाजों के माध्यम से आयात निर्यात का कार्य करते हैं। आयात निर्यात का कार्य करते हैं। पत्तन वे जगह होते हैं जहां से आयात निर्यात का कार्य होता है। पोताश्रय क्या होता है? पोत आश्रय, जब पत्तन पे जो माल, जैसे कोई समुद्री जहाज आया, बाहर से माल लेकर के आया, वो माल वहां से उतार लिया गया, फिर उस पत्तन, उस पोत को, उस जो जहाज को रहने के लिए, ठहरने के लिए जिस जगह पे भेजा जाता है, उस जगह को पोताश्रय कहते हैं। पोताश्रय में समुद्री लहरों से सुरक्षा की व्यवस्था होती है। वो शेड एरिया बनाया जाता है ताकि किसी प्रकार का जो बाहरी ये है ज्वार भाटा वगैरह है या कोई समुद्री लहर है, समुद्री तूफानों से उसकी सुरक्षा हो सकती है, इसलिए पोताश्रय में उसको भेज दे। फिर वहां पर साफ सफाई होती है, समुद्री जहाज की साफ सफाई होकर के फिर अगले यात्रा के लिए वो तैयार होकर के पत्तन पे आ जाता है। पत्तन पे उसमें माल फिर लोड किया जाता है, इसलिए पत्तन पे से आयात निर्यात की व्यवस्था होती है। और पोताश्रय जो है वो समुद्री जहाज के ठहरने का स्थान है और वहां पर उसको ईंधन वगैरह भराया जाता है, साफ सफाई की जाती है, फिर अगले यात्रा के लिए उसे तैयार किया जाता है। मुंबई बंदरगाह की स्थिति और महत्व का उल्लेख कीजिए। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसकी स्थिति एकदम ही इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अरब सागरीय तट पर स्थित है और गुजरात और महाराष्ट्र का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका सारा माल जो है ये मुंबई बंदरगाह के से ही बाहर भेजा जाता है। ये मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कही जाती है, जिसका लाभ जो है मुंबई बंदरगाह को मिला है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 4 पत्तनों के नाम लिखिए। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 4 पत्तन निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आप कांदला का नाम दे दीजिएगा। कांदला गुजरात में है, कांदला। उसके बाद मुंबई का नाम दे दीजिएगा।
इसके अलावा मंगलौर का नाम दीजिएगा, कर्नाटक में है। इसके अलावा त्रिवेंद्रम का नाम दे सकते हैं, नाहवा सेवा का नाम दे सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो मशीनीकृत जो पत्तन है, नाहवा सेवा, मुंबई के बगल में नाहवा से, उसका भी नाम दे सकते हैं। भारत के 2 कृषि आधारित उद्योग के नाम बताए। कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि किस उद्योग का कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है, वो दिमाग लगाइए। भारत में कृषि आधारित 2 उद्योग के नाम बताइए। तो कृषि आधारित उद्योग के जो है 2 उद्योग हैं। पहला ले लीजिए चीनी उद्योग, जिसका कच्चा माल गन्ना, और दूसरा ले लीजिए सूती उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, जिसका कच्चा माल है कपास। भारत के 2 तांबा उत्पादक क्षेत्रों के केंद्रों के नाम बताए। भारत के 2 तांबा उत्पादक क्षेत्रों के नाम। तो भारत के 2 तांबा, सबसे पहले दीजिए राजस्थान का खेतड़ी तांबा उत्पादक केंद्र है, और झारखंड का घाटशिला दे दीजिए, घाटशिला, ये भी तांबा उत्पादक केंद्र है। और जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व क्या हुआ? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में, 1 वर्ग किलोमीटर लंबाई चौड़ाई वाले इलाकों में कितने लोग रह रहे हैं, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके बाद आइए, जल परिवहन के 4 लाभ बताएं। जल परिवहन के 4 लिखेगा। जल परिवहन के 4 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला कि ये जो है सबसे सस्ता परिवहन साधन है। दूसरा, ये इसमें सड़क बनाने की जरूरत या मार्ग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, ये इसमें प्रदूषण से कम प्रदूषण होता है। चौथा, भारी माल के लिए जल परिवहन एक उपयुक्त है। ज्यादा मात्रा में माल सामान अगर भेजना हो कहीं, उसके लिए जल परिवहन उपयुक्त है। प्रदूषण मुक्त ये परिवहन साधन है। इसमें जब कम से कम प्रदूषण होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की खपत भी कम से कम होती है। ये सब लिख देना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मलिन बस्ती क्या है? तो मलिन बस्ती, जो गंदी बस्ती होती है, उसे हम लोग मलिन बस्ती कहते हैं। इस शहरों में मलिन बस्ती पाई जाती है। शहरों में जो अप्रवासी लोग, बाहर के लोग आते हैं और गरीब लोग आते हैं, वे जो है शहर के जो है महंगे जो आवास नहीं ले पाते हैं, तो वो सरकारी भूमि पर सड़कों के किनारे, गंदी नालियों के किनारे घर बना लेते हैं, जिससे गंदी बस्ती उत्पन्न होता है। ये शहर की बहुत बड़ी समस्या है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किए। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कि सार्वजनिक उद्योग, जिसमें सरकारी स्वामित्व होता है, सरकारी उद्योग होता है। दूसरा, निजी उद्योग। तो निजी उद्योग जिसमें कि कोई किसी एक व्यक्ति का होता है, उसकी पूरी पूंजी उस व्यक्ति की होती है। तीसरा, सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग में क्या होता है कि निजी और सार्वजनिक दोनों की पूंजी इसमें लगाई जाती है। इस तरह से स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। उद्योग को की स्थिति को प्रभावित करने वाले 2 कारक का उल्लेख कीजिए। तो इसमें दीजिएगा, उद्योग को प्रभावित करने वाले 2 कारक निम्नलिखित हैं। जल की उपलब्धता की स्थिति, जल उपलब्ध जहां होता है वहां पर उद्योग जो है ज्यादा, सभी उद्योगों को जल की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या होता है, जल की उपलब्धता जो है उद्योग को की स्थिति को प्रभावित करते हैं। जहां जल उपलब्ध होगा, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध होगा, वहां उद्योग बसाए जाएंगे। कच्चा माल की उपलब्धता वाले क्षेत्र, जहां कच्चा माल उपलब्ध हो जाएगा, वहां पर उद्योग जो है बसाए जाएंगे। ऊर्जा के साधन की उपलब्धता, जहां ऊर्जा के साधन अबाध रूप से मिलता रहे, वहां पर उद्योग स्थापित किया जा सकता है। इस तरह से ये दीजिएगा, ये सब पूंजी की उपलब्धता वगैरह है। उद्योग अवस्थिति के भौगोलिक कारक जो होते हैं, उसी में से 2 कारक का नाम यहाँ। स्थान और स्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये शहर से संबंधित, शहर नहीं, बस्ती से संबंधित है। बस्ती वाले चैप्टर में है, अधिवास वाले चैप्टर में है। इसमें लिखना है जिस स्थान पर कोई बस्ती या शहर बसा हुआ है, उस स्थान को हम लोग जो है स्थान कहते हैं, साइट कहते हैं। जिस स्थान पर कोई बस्ती बसा हुआ है,
वो साइट है, जैसे कि बस्ती किसी ऊंची भूमि पर बसा हुआ है, तो वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किसी ऊंची ऊंचाई वाले स्थान पर बसा हुआ है, तो वो उसका साइट कहलाता है, स्थान कहलाता है। और स्थिति, कि जिस स्थिति से वो, जिस भौगोलिक जो सुविधाओं से वो घिरा हुआ है चारों तरफ से, उसे हम लोग स्थिति कहते हैं। जैसे कि पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये पटना जो है, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ठीक है, पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और एक ऊंची ऊंचे स्थान पर बसा हुआ है, तो ये उसका पटना का साइट हुआ, पटना का स्थान हुआ। और बसाव स्थिति भी बोलते हैं स्थान को, बसाव स्थिति, साइट। और बसाव स्थान बोलते हैं इसको, बसाव स्थान। और अब कहेंगे कि ये स्थिति क्या हुआ, तो पटना जो है कि जो चारों तरफ वाला इलाका है, इतना बड़ा इलाका, इससे पटना को काफी लाभ लाभ पहुंचा है। ये जो है, इसमें रेल मार्ग है, और ये शहर ये जो है सड़क मार्ग से ये घिरा हुआ है, जो है NH यहाँ पर है। इसके अलावा पूरा कृषि वाला क्षेत्र है। तो ये सब चीज आप लोगों को इसमें देना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, गैरिसन नगर क्या होते हैं, इसके कार्य बताएं। गैरिसन नगर क्या होते हैं? गैरिसन नगर सैनिक नगर होते हैं, इसे छावनी नगर भी कहते हैं, जहां सैनिक जो है का निवास स्थान होता है, सैनिकों को एक जगह रखा जाता है, और सैनिक जो है वहाँ छावनी बना करके रखा जाता है, वहाँ हथियार गिरी होते हैं, प्रशिक्षण गिरी होते हैं, बड़े बड़े फील्ड होते हैं, अभ्यास गिरी होते हैं, तो उसे हम लोग गैरिसन नगर कहते हैं। गैरिसन नगर का प्रकार क्या होता है? गैरिसन नगर का प्रकार जो है सुरक्षा प्रदान करना, वो सुरक्षा हेतु व्यवस्था। भारत में हरित क्रांति की विशेषताओं को लेकर भारत में लिखिएगा, भारत में हरित क्रांति 1967 ईस्वी के खरीफ फसल से शुरू हुई, 1966-67 के खरीफ फसल से शुरू हुई। और ये जो है भारत में जो कोई समस्या थी, खाद्य समस्या थी, उसको दूर कर दिया गया, हरित क्रांति के कारण दूर हो गया। और भारत में जो है अब अनाज की कमी नहीं रही, कुपोषण की कमी, कुपोषण भी दूर हो गया, और अनाज, काफी मात्रा में अनाज का भंडार हो गया। हरित क्रांति भारत में काफी सफल हुआ। परंतु इसमें ये दिखाना है कि भारत में गेहूं उत्पादन में हरित क्रांति ज्यादा सफल हुआ, और इसमें जो है धान वगैरह में गेहूं के लिए सबसे ज्यादा, गेहूं को सबसे ज्यादा लाभ मिला। हरित क्रांति का लाभ सबसे ज्यादा गेहूं को मिला है, और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र को ही मिला है। बाकी भारत के अन्य क्षेत्रों में हरित क्रांति उतना सफल नहीं हो पाया जितना कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में हुआ। और हरित क्रांति से जो है का कुछ दुष्परिणाम भी हुए। हरित क्रांति के दुष्परिणाम ये हुए कि मिट्टी खराब हो गई, और भूमि जल का जो है वो उसका प्रदूषित हुआ, और भूमि जल का जो स्तर है वो लेवल है काफी नीचे गिर गया। और इससे जो है पर्यावरण को नुकसान हुआ है, जैव विविधता का ह्रास हुआ, क्योंकि अत्यधिक, बहुत अधिक मात्रा में खाद और कीटनाशी का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ नहरी सिंचाई की गई। नहरी सिंचाई करने से पानी जो है वो ज्यादा अतिरिक्त पानी मिट्टी को मिला, जिससे अम्लीय मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा बढ़ गई। ये सब लिखना है। हरित क्रांति के लाभ भी लिखना है, हरित क्रांति के ये दोष भी लिखने, क्या दुष्परिणाम हुए वो भी लिखना है। हरित क्रांति के कारण जो है कुछ किसानों को बहुत लाभ हुआ, और बहुत सारे किसान जो है उसको उसका लाभ नहीं मिल पाया। नगरीय बस्ती की समस्याओं की विवेचना कीजिए। नगरीय बस्ती की समस्या का विवेचना कर दीजिएगा। इसमें मलिन जो है प्रदूषण की समस्या है, गंदी बस्ती की समस्या है, और ट्रैफिक की समस्या है, आवास की समस्या है। ये सब चीज इसमें आप लिख सकते हैं। जल प्रदूषण पर एक टिप्पणी कीजिए। तो जल प्रदूषण पर टिप्पणी कर दीजिएगा कि जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें कि जो स्वच्छ जल है, या कोई जल क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है, नदी है, तालाब है, झील है, और या फिर समुद्र है, और उसको जो है कृत्रिम रूप से उसको प्रदूषित कर दिया जाता है। मानव जो है उसे प्रदूषित कर देता है, तो ये जल प्रदूषण की स्थिति होती है। जल प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है ये लिखना होगा। तो जल प्रदूषण के लिए उद्योग आदि जिम्मेवार है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जब हम खाद वगैरह इस्तेमाल, कीटनाशी इस्तेमाल करते हैं, तो वह सब बह करके किसी जल क्षेत्र में चला जाता है, और फिर वहाँ के जीव जंतुओं को जो है
पर बुरा असर डालता है। ये सब चीज लिखना है। जल प्रदूषण को कैसे दूर कर सकते हैं और जल प्रदूषण को कैसे दूर, ये सब चीज लिख दीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। भारत में आर्थिक विकास में सड़कों की बड़ी भूमिका है। सड़क नहीं होते तो भारत का आर्थिक विकास कैसे होता। इसीलिए इधर जो है भारत में बड़े बड़े जो है राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग बनाया गया, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा, इस पर ध्यान दिया गया है। और उसके अलावा जो है एक्सप्रेस वे आदि बनाए गए ताकि अबाध गति से आयात निर्यात चले और माल का आदान प्रदान चले, जिससे कि भारत का आर्थिक विकास काफी होगा। भारत का आर्थिक विकास के लिए सड़क काफी बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये सड़कें जो है गांव गांव में पहुंचती है, सड़कें खेतों तक पहुंचती है, किसान के माल को बाजार तक पहुंचाने की भूमिका निभाती है। सड़क सड़क ही है जो हमें कनेक्ट करती है। सड़क से ही हम एक शहर से बड़े मंडी से कनेक्ट होते हैं। इसलिए शहर ये जो सड़क जो है ये आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाती है। भारत का एक मानचित्र बना दीजिएगा। गुजरात में समुद्र तट पर कांदला है, ये दिखा दीजिएगा। श्रीनगर उत्तर जो है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में देखिएगा श्रीनगर एक क्षेत्र है। दिल्ली तो बीच में ही है, जो उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर वाले क्षेत्र में दिल्ली दिखा दीजिएगा। आप एक मैप निकाल लीजिएगा, गूगल टाइप कर लीजिएगा इंडिया का मैप, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। नर्मदा नदी मध्य क्षेत्र में, मध्य भारत क्षेत्र में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, इसको दिखा दीजिएगा। डिगबोई आसाम क्षेत्र में है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिगबोई जो है आसाम में है, और ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, धन्यवाद आपको। आज का क्लास इतना ही है, फिर अगली क्लास में हम लोग